हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए हम 2019 और 20 के आए हुए साइंस के सारे क्वेश्चंस आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। जो साइंस जीएस से जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पार्ट सेकेंड पेपर जो होता है उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की चर्चा आपको इस सेशन में होने वाली है। इस सेशन में क्या है कि जो साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पोर्शंस के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे की चर्चा आपको एक्सप्लेनेशन के साथ किया जाएगा। सारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के बाद इसके आंसर्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं और आंसर्स को एक्सप्लेन भी किया गया है। तो सभी छात्र इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए होंगे चैनल पर तो सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। यस, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चंस की और इसके फैक्ट बाय फैक्ट क्वेश्चंस की क्या है। ये सारे आपकी वे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, आ चुके हैं एग्जाम्स में। वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। क्या है वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसका पॉइंट्स यहाँ पे है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के निर्माण हेतु प्रकाशिक किरणों को वास्तविक रूप में प्रतिच्छेदित होती है। यस, अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चंस की। सेकंड क्वेश्चंस क्या है? ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि किस में संचरित हो सकती है, आपको ये बताना है। ध्वनि किस कंडीशन में संचरित होती है? तो ऑप्शन डी है, ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में होता है। ध्वनि का संचरण तीनों अवस्थाओं में होता है। कौन कौन से? ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में ध्वनि का संचरण समान रूप से होता है तथा ध्वनि का वेग ठोस में अधिकतम होता है। अगर बात करें हम उसके वेग की, तो ध्वनि का जो वेग होता है वो ठोस में अधिकतम होता है और गैस में न्यूनतम होता है। ठोस में अधिकतम ध्वनि का वेग निकलती है, लेकिन गैस में ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। जो सर्पी घर्षण होता है वो स्थैतिक घर्षण से क्या होता है? कम होता है। सर्पिक घर्षण जो होता है स्थैतिक घर्षण से कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान हो जाती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता है कि धरातल के संपर्क बिंदुओं से अधिक समय तक संपर्क बना रहे। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम इसलिए होता है क्योंकि जब कोई वस्तु रहती है, क्या कोई वस्तु मूवमेंट करती रहती है, जब घूमती रहती है तो उसके पास उतना वक्त नहीं रहता है कि वो नीचे के सरफेस पे ज़्यादा समय तक संपर्क बना सके। लेकिन जो वस्तु स्थिर रहती है वो संपर्क बना के रखती है अपने नीचे वाले फेस पे। जो उसका बेस होता है वो धरातल से सरफेस बना के रखता है, लेकिन जो गतिमान होता है वो नहीं बना पाता, इसलिए उसका जो घर्षण होता है वो अपेक्षाकृत स्थैतिक घर्षण से कम होता है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब अंदर के फर्टिलाइजेशन जो प्रोसेस होता है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो कैसे होता है? मादा के शरीर में होता है। किसके? मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। यह साधारणतः सभी स्थलीय जीवों, कुछ जलीय जीवों के कुछ उभयचरों आदि में पाया जाता है। इस क्रिया में नर अपने शुक्राणुओं के सीधे मादा के जनन मार्ग में डाल देता है, जहां ये अंडाणु से समेकन करते हैं। यस, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वो होता है जो संकट में, जैसे कोई पक्षी होता है, कोई जानवर होते हैं, अगर वो संकट में चल रहे हैं या उनकी प्रजाति क्या हो रही है? लुप्त होते जा रही है। क्या होते जा रही है? लुप्त होते जा रही है। उसे डाटा बुक के अंतर्गत रखा जाता है। किसके अंतर्गत? डाटा बुक के अंतर्गत सभी संकटपन स्पेसीज एवं रिकॉर्ड रखा जाता है। संकटपन मतलब कोई वस्तु है संकट में, कोई भी जानवर, कोई भी पक्षी हो सकता है, अगर संकट में है तो उसको रेड डाटा बुक में रखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि नहीं ये जाति के प्रजाति के हमारे पास थे। क्या एक्सप्लेनेशन क्या किया गया है? आपका एक्सप्लेनेशन है, रेड डाटा पुस्तक में विश्व की सभी, रेड डाटा जो बुक होती है उसमें विश्व की सभी संकटपन जातियां, पादप एवं जंतु दोनों का रिकॉर्ड
या विवरण दिया जाता है। इस पुस्तक का प्रकाशन IUNC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। यस, याद रखिएगा, IUCN के द्वारा इसका प्रतिवर्ष किया जाता है प्रकाशन। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। दहन के लिए वायु में आवश्यक होता है। दहन के लिए, किसी भी चीज़ को जलाने के लिए आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा पड़ती है। किसी भी चीज़ को जलाने के लिए इसलिए बोला जाता है दहन के लिए वायु में आवश्यक होता है। क्या होता है? वायु में आवश्यक होता है। दहन के लिए वायु में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। क्या होती है? यह एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है? जिंक। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा धातु है इसमें से जिसे पीटकर चादरों के रूप में बदला जा सकता है? तो जिंक है। क्या है? जिंक। जेडन को पीटकर पतली चादरों में बदला जा सकता है। इस गुण को आघातवर्धनीयता कहते हैं। पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना, पतले चादरों के रूप में परिवर्तित कर देना आघातवर्धनीयता कहलाता है। जबकि अधातुओं फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन आदि में यह गुण नहीं होता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? यूरिया। यूरिया उर्वरक है। यूरिया में क्या उर्वरक होता है? किस चीज़ की मात्रा होती है? तो यूरिया क्या है? आपका एक प्रकार का नाइट्रोजनी उर्वरक है। कैसा है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक है। यह नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना क्या है, इसमें से पढ़ना यही है कि यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजनी उर्वरक है। क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक है। यह नाइट्रोजन के स्रोत के रूप में कृषि के प्रमुखता से प्रयुक्त किया जाता है। अब अगला बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। इसका रासायनिक सूत्र भी दे रखा है आपको। H2N सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस की। तो 9 नंबर क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या जल की कमी का उत्तरदायी का कारण नहीं है। अब बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चंस। इसमें 9 नंबर में एक्सप्लेन किया गया है बी नंबर आंसर्स को। किसको? बी नंबर आंसर्स को एक्सप्लेन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जल की कमी का उत्तरदायी नहीं है। अत्यधिक वर्षा है। बढ़ती जनसंख्या नहीं, अत्यधिक वर्षा है। अत्यधिक वर्षा जल की कमी के कारण नहीं है, जबकि जल संसाधनों का कुप्रबंधन, बढ़ती जनसंख्या तथा औद्योगिकरण में वृद्धि जल की कमी का मुख्य कारक है। कारक कौन सा नहीं है? अत्यधिक वर्षा, बाकी सारे हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। दंत विशेषज्ञों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग किया जाता है। जो दंत होते हैं, वो विशेषज्ञ होते हैं, वो बड़े चीज़ को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो वो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। याद रखिएगा, दंत जो विशेषज्ञ होते हैं, किसी भी प्रकार से चेक करना है किसी दांत को, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल वर्ष मनाया जाता है किस सन में मनाया जाता है? आपको ये बताना है 2003 में। अंतर्राष्ट्रीय अलवण जल 2003 में। कब? 2003 में मनाया जाता है। कब? 2003 में मनाया जाता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आपको ये बताना है। क्या बताना है? नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र। किसका? नीलाथोथा। नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। CuSO4 क्या होता है? CuSO4। CuSO4 नीलाथोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4। ऑप्शन नंबर पहला ही सही है।
बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। 13 नंबर, अमर बेल उदाहरण है। अमर बेल किसका उदाहरण होता है, आपको ये बताना है। जो अमर बेल होता है वो किसका उदाहरण होता है? अमर बेल जो है वह परजीवी का उदाहरण होता है। किसका? परजीवी का। अब एक्सप्लेन करते हैं इसमें क्या होता है। अमर बेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी लता है। अमर बेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी लता है। अमर बेल तना अमर बेल तना क्या है? अमर बेल तना पतला, पीला और कोमल होता है। पतला, पीला और कोमल होता है, जो पोषक तने के चारों ओर लिपटा हुआ होता है। जो पोषक तने के चारों ओर लिपटा रहता है और अपनी जड़ों को पोषक प्राप्त में प्रवेश कराकर भोजन प्राप्त करता है। में प्राप्त करके भोजन प्राप्त करता है। इससे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। यस। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। 14 नंबर्स, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट कौन कौन बनाते, कैसे बनते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन युक्त होते हैं। कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में पादप तथा जंतुओं में पाए जाते हैं। प्राकृतिक में पादप तथा जंतुओं में पाए जाने वाले मुख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। कैसा होते हैं? मुख्य कार्बनिक यौगिक होते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की हम। अगला क्वेश्चंस क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का कौन से क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र। किसका करता है? गर्म और आर्द्र का करता है। आपको क्या लिखा है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? गर्म और आर्द्र का। अब इसमें एक्सप्लेन किया गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के पास, किसके पास? भूमध्य रेखा के पास स्थिर होता है, जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा एवं सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। जहां पर्याप्त मात्रा में वर्षा एवं सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होता है। यहाँ वर्ष भर जलवायु एक समान गर्म एवं आर्द्र बनी रहती है। यहाँ वर्ष भर जलवायु एक समान गर्म एवं आर्द्र बनी रहती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स के। तो अगला पॉइंट्स क्या है आपके पास? बलुई मृदा। बलुई मृदा में मृदा के कणों का आकार सर्वाधिक होता है। बलुई मृदा में मृदा के कणों का आकार सर्वाधिक होता है। बलुई मृदा में कणों का आकार का जो व्यास होता है वो कितना होता है? 2.00 से 0.20 mm तक होता है। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया था? मृदा के बड़े कणों का अनुपात कैसा होता है बलुई मृदा के का? अब इसमें सही संबंध बताना। निम्नलिखित में सही संबंध किसका है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर दूरी गुणे समय नहीं होता है। चाल बराबर 1 बटे दूरी बटे कोई समय नहीं होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा ही सही है, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटे क्या होता है? समय होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, इसलिए दूसरा नंबर ऑप्शन एकदम सही है। पादप का जनन भाग होता है। पादप का जो जनन भाग होता है वो कौन सा होता है? पुष्प होता है। पुष्प पादप का लैंगिक भाग जननांग होता है। जो पुष्प होता है, देखते होंगे पुष्प जो फूल होते हैं उससे ही उनके जनन क्रियाएं होती हैं। एक मक्खी दूसरे के ऊपर, दूसरी मक्खी दूसरे के ऊपर बैठती है, जिसके वजह से उसमें मादा जनन या फिर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस का जन्म होता है, एक से दूसरे का जन्म होता है, या पुष्प में फल लगते हैं। यस, यह केवल आवृत बीजीय पादपों में पाए जाते हैं। पुष्पों में नर जननांग पुमंग या पुकेश्वर तथा मृदा जननांग जायंग या स्त्री केसर कहलाते हैं। मृदा जननांग जायांग या स्त्री केसर कहलाते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की हम। जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए पादपों में जो संवहन ऊतक होता है उसे क्या कहते हैं?
जल और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए, मतलब नीचे से जो जल होता है, जो पोषक तत्व होता है, पेड़ पौधे नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अच्छा हाँ, इसका आंसर्स इसमें नहीं प्रोवाइड कराया गया है, इसका आंसर्स नहीं प्रोवाइड कराया गया है। ये आपका जो पेड़ पौधे होते हैं नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं, जाइल फ्लोएम कहलाते हैं, और जो ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं वो जाइलम कहलाते हैं। तीसरा और चौथा ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, तीसरा और चौथा ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, दो ऑप्शन है, जाइलम और फ्लोएम। अब याद ये रखना है आपको, जो नीचे से ऊपर की ओर ले जाते हैं वो फ्लोएम होते हैं, जो ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं वो जाइलम कहलाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। रक्त परिसंचरण की खोज की थी। रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? रक्त जो बहता है उसका खोज किसने किया था? उसका खोज किसने किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में। कब? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज, किसकी? रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने सन 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी में। कब? 1628 ईस्वी में किए थे। झंझा का नेत्र कहते हैं। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? चक्रवात। चक्रवात के केंद्र को, चक्रवात के केंद्र को झंझा का नेत्र भी कहते हैं। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? चक्रवात, चक्रवात के केंद्र को, चक्रवात के केंद्र को क्या बोला जाता है? झंझा का नेत्र। पॉइंट इफेक्ट बाय इफेक्ट याद रखिएगा। झंझा का नेत्र किसे कहते हैं? चक्रवात के केंद्र को, चक्रवात के केंद्र को। खाने का सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। खाने के सोडे के रूप में उपयोग में लाया जाता है। क्या उपयोग में लाया जाता है आपको ये बताना है। NaHCO3, सोडियम हाइड्रो कार्बोनेट। NaHCO3 ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका आंसर होगा। लाइकेन में निष्कर्षित किया जाता है। लाइकेन में क्या निष्कर्षित किया जाता है? लाइकेन जो होता है उसमें क्या निष्कर्षित किया जाता है? यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया गया है। अम्ल। लाइकेन में अम्ल जिसको बोला जाता है एसिड। क्या बोलते हैं हम? एसिड। लाइकेन में एसिड अम्ल निष्कासित किया जाता है, जिससे जिससे क्या हो सके? टिकोइक अम्ल कहते हैं, जिसे टिकोइक अम्ल कहते हैं। इसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग लिटमस पेपर बनाने में किया जाता है। अगला पॉइंट्स क्या है आप लोग ध्यान दीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चंस 24 नंबर में दे रखा है, निम्नलिखित में से किससे ऊन प्राप्त नहीं होता? किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है आप लोगों को ये बताना है। किससे ऊन प्राप्त नहीं होता है? ऊन आपका घनों बालों वाले कुत्तों के ऊन से प्राप्त नहीं होता है। किससे? घनों बालों वाले कुत्ते के ऊन से प्राप्त नहीं होता है। शेष तीनों जंतुओं से प्राप्त होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, पित्त रस संग्रहित होता है। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? आपके किस पार्ट में संग्रहित होता है? तो पित्त रस पित्ताशय में संग्रहित एवं सांद्रित होता है। पित्त रस पित्ताशय में। पित्त रस जो होता है वो कहाँ होता है? पित्ताशय में। ऑप्शन नंबर सी। पित्त रस कहाँ संग्रहित होता है? पित्त रस आपका संग्रहित होता है पित्ताशय में संग्रहित होता है। यह यकृत में निर्मित होता है। कहाँ पे होता है? लीवर में क्या होता है? निर्मित होता है। लीवर में निर्मित होता है तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। तथा वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अब बात करते हैं अब अगले क्वेश्चंस की। अगला क्वेश्चंस क्या है आपके पास? सूखे पौधे को डंडियों में अन्न कणों अथवा अनाज के पृथक करने में प्रक्रम को कहते हैं। सूखे पौधे की डंडियों में, सूखे पौधे जो सूख जाते हैं पौधे, उसके डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को कहते हैं। पृथक करने के प्रक्रम को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। देखिएगा, सूखे पौधे की डंडियों को अन्य कणों या अनाज को पृथक करने की प्रक्रम थ्रेसिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? थ्रेसिंग कहलाती है। अगला पॉइंट क्या दे रखा है आपको? परागकणों का वर्तिकाग्र पर पुष्पों के स्थानांतरण कहलाता है। पुष्पों के स्थानांतरण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? परागकण कहलाता है।
पुष्पों के स्थानांतरण क्या कहलाता है? आपका परागकण कहलाता है। क्या क्वेश्चन है? परागकणों के वर्तिकाग्र, परागकणों के वर्तिकाग्र पर पुष्प के स्थानांतरण कहलाता है। पुष्प का स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागकण कहलाता है। एक्सप्लेनेशन किया गया है, किसी पुष्प के परागकोश से किसी पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के अन्य पुष्प वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को परागकण कहते हैं। मतलब क्या है? पुष्प के परागकोश से परागकणों का, पुष्प के परागकोश से परागकणों का उसी पुष्प अथवा उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया परागकण कहलाती है। क्या कहलाती है? परागकण कहलाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हम निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें 4 कथन दे रखा है। वन मृदा को अपरदन से बचाता है। वन मृदा कथन सही नहीं है, अच्छा गलत बताना है आपको। वन जो होते हैं वो मृदा के अपरदन को बचाते हैं, तो सही बात है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और अगला ऑप्शन क्या है? वन जलवायु और चक्रवात को प्रभावित करते हैं। वन जलवायु और चक्रवात को प्रभावित करते हैं। डी नंबर ऑप्शन क्या है? मृदा वनों से वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होते हैं, ऐसा कुछ पॉइंट बोल रहा है। क्या था क्वेश्चंस क्या था आपका? हाँ ये क्वेश्चंस था, ये क्वेश्चंस, हाँ 28 नंबर क्वेश्चंस था। 28 नंबर में आपको क्या था? वन और पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं नहीं दे रखा है, इसीलिए गलत है। इसके होते हैं। वन और पादप जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हम बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी जो रोग होता है किस विटामिन की कमी से होता है? आपको बता दें, विटामिन बी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है। क्या होता है? थायमिन होता है। बेरी नामक विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका रासायनिक नाम थायमिन है। यस, इसका रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। इसके उत्कृष्ट स्रोत मछली और साबुत अनाज है। मछली और साबुत और अनाज है। अब बात करते हैं 30 नंबर क्वेश्चंस की। 30 नंबर क्वेश्चंस में क्या दिया है आपको? 30 नंबर क्वेश्चंस में इसका विटामिन बी होगा, ठीक है ना, सेकेंड नंबर ऑप्शन। इस प्रकार के जड़ तंत्र में सभी जड़ों एक जैसी दिखाई देती हैं। इस प्रकार की जड़ तंत्र में सभी जड़ों एक जैसी दिखाई देती हैं, इन्हें क्या कहते हैं? जो एक प्रकार की जड़ें दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? एक ही प्रकार की जड़ें दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन है। 30 नंबर क्वेश्चन कौन सा? 30 नंबर क्वेश्चन है झकड़ा या अपस्थानिक मूल तंत्रों में सभी जड़ें एक समान होती हैं। ये जड़ें अधिकतर एक बीजीय पादपों में पाई जाती हैं। ये जड़ें एक बीजीय पादपों में पाई जाती हैं। इनमें प्राथमिक जड़ के नष्ट होने के बाद पादप के अन्य भागों से निकल जाती हैं, जैसे रेशेदार मूल तंत्र बनाती हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? बी नंबर होगा, झकड़ा तंत्र। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि होती है ध्रुगाग्र। कौन सा होता है? धुराग्र या खूंटीदार संधि होती है। इस संधि को अक्षीय केशुरिका धुरी की भांति स्थिर होती है, जबकि सिर में जुड़ी एटलस केशुरिका इधर उधर गोलाइकी में घूमता है। ये आपको एक्सप्लेनेशन भी किया गया है। यस, अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की।
यह एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन इसमें से कौन सा है? ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन कौन सा है आपको ये बताना है। कागज को मोड़ना, गुब्बारे को हवा उड़ा निकालना, गुब्बारे से हवा निकालना, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाना, जंग लगाना, जंग लगना। ये क्या है आपका? कौन सा पूछा गया है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन आपका सिर्फ एकमात्र है, जंग लगना। क्या लगना? जंग लगना। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है एक बार जान लीजिए। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिसमें एक बार परिवर्तन करने पर वह पुनः अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ सकता है या फिर उसे यूज नहीं किया जा सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिसे आप पुनः यूज या पुनः परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे जंग लगना, जंग लग जाएगा तो लोहा खराब हो जाएगा, तो ये रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि उस जंग वाले लोहे का कोई उपयोग नहीं किया जाता है। कपड़ा सिलकर शर्ट बनाया जाता है, वो तो ठीक है, कपड़ा सिलकर शर्ट बनाया जाता है, शर्ट खराब हो जाता है तो किसी और के लिए काम आ जाएगा। गुब्बारे से हवा निकालना, गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं तब पर भी खराब नहीं होता है, फिर से हवा भर सकते हैं। कागज़ का मोड़ना, कागज़ मोड़ देंगे लेकिन कागज़ खराब नहीं होगा, कागज़ रहेगा ही। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस के। दहन एक क्रिया है। दहन किस प्रकार की क्रिया है आपको ये बताना है। दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दहन एक क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यस, दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसमें ऑक्सीजन का योग होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है। दहन किस प्रकार की क्रिया है? तो याद रखिएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। हम अगला क्वेश्चन क्या है? 34 नंबर क्वेश्चन। उच्छ्वसन में समय पसलियाँ। उच्छ्वसन में उच्छ्वसन से समय में पसलियाँ क्या होती हैं, कैसी होती हैं आपको ये बताना है। बाहर की ओर गति करती हैं, नीचे की ओर गति करती हैं, ऊपर की ओर गति करती हैं, बिल्कुल गति नहीं करती हैं। आपको बता दें, जो उच्छ्वासन के समय पसलियाँ जो होती हैं वो नीचे की ओर गति करती हैं। किधर करती हैं? नीचे की ओर गति करती हैं। उच्छ्वासन या निश्वासन में फेफड़े का श्वास बाहर निकलती है। इस क्रिया को तत्पट या डायफ्राम अरीर पेशियों में शिथिलन एवं पसलियों के मध्य में उपस्थित अंतर होता है। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चंस की। 35 नंबर्स। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को लोहे पर जंग चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? यशद लेपन। लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रम को यशद लेपन कहते हैं। लोहे की जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को यशद लेपन कहते हैं। ग्लाविजेनेशन कहलाती है। इस प्रक्रिया में लोहे का जंग लगने से बचता है। लोहे पर जंग लगने से बचता है, जिसको बोल सकते हैं आप ग्लाइनेजेशन। पहला नंबर ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। हम क्वेश्चंस क्या है? अगला क्वेश्चंस आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है आपको? लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को ग्लाइवेजेशन कहते हैं। यशद लेपन भी कहा जाता है। ये 35 क्वेश्चंस आपके साइंस के हुए कंप्लीट। ग्लाइवेनाइजेशन कहते हैं लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को, या ग्लाइजेशन कह सकते हैं आप। यस, इस टाइप से आपके 35 क्वेश्चंस हो गए साइंस के कंप्लीट। अब हमारे पास है सोशल साइंस के क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस। अब उस क्वेश्चंस का आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। आप सभी लोग इस पॉइंट को 1 से 2 बार पढ़िएगा और इसके बाद इस कंटेंट को तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम से फंसने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। थैंक यू, धन्यवाद।